चलिए आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया और यूएस से जुड़ी एक खबर के बारे में, जिसमें कि उन दोनों की जो समझौता हुआ है उसके बारे में बताया गया है। परमाणु जो पनडुब्बी के ऊपर जो दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए हैं उनके ऊपर इन खबरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि कई खबरें हैं, उनमें से हम इसको देखें तो साउथ कोरिया की न्यूक्लियर पनडुब्बी बनाने में मदद करेगा अमेरिका, यानी कि साउथ कोरिया जो न्यूक्लियर पनडुब्बी बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें अमेरिका उसकी मदद करने वाला है। साउथ कोरियाई मंत्री बोले कि यह किम जोंग की नींद जो है वो उड़ा सकता है, यानी कि उत्तर कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं ये उनके लिए ये खतरा साबित हो सकता है। वहीं दूसरी खबर, इसमें दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच व्यापार और सुरक्षा समझौतों को दर्शाया गया है। वहीं ये भी खबरें हैं दी गई हैं, इनमें अमेरिका के साथ मिलकर ये खतरनाक हथियार बनाने की तैयारी में दक्षिण कोरिया। अब तक इन देशों के पास ये तकनीकी जो परमाणु पनडुब्बी है, ये परमाणु जो पनडुब्बी है अब तक केवल 6 देशों के पास है, उनको हम आगे देखेंगे। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के ऐतिहासिक समझौता किया है। अब दक्षिण कोरिया न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बियां बना सकेगा। व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिका तकनीकी सहयोग और परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा और इससे दक्षिण कोरिया की अपनी नौसेना ताकत बढ़ाने में मदद करेगा। वहीं यह भी खबर इससे जुड़ी हुई है। अब हम बात करें खबर के मुख्य विषय के बारे में कि ये जो खबर है वो किस बारे में दी गई है। तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के एक समझौते को अंतिम रूप दिया गया है, जिसके तहत अमेरिका और दक्षिण कोरिया को परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता और ईंधन प्रदान करेगा। वहीं हम अगर इस खबर की पृष्ठभूमि की बात करें तो दक्षिण कोरिया के पास पहले से ही लगभग 20 डीजल पनडुब्बियां हैं, लेकिन परमाणु पनडुब्बी लंबी अवधि तक पानी के भीतर रह सकती है और रणनीतिक रूप से अधिक सक्षम होगी। वहीं इस खबर की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने कहा है कि ये पनडुब्बियां उत्तर कोरिया से निपटने के लिए एक अपरिहार्य रणनीतिक संपत्ति के रूप में काम करेगी और उत्तर कोरिया का नेता किम जोंग उनकी नींद भी उड़ा देगी। अब हम बात करें ये खबर भू राजनीतिक पहलू हैं उनसे किस प्रकार जुड़ी हुई है। तो यह खबर सीधे तौर पर भू राजनीतिक से जुड़ी हुई है, जैसे कि जो भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच के संबंध का अध्ययन करती है, जैसे कि भौगोलिक स्थिति और सामरिक जो महत्व है उनकी बात करें तो सबसे पहले उसमें बात करें हम प्रायद्वीपीय स्थिति के बारे में। तो कोरियाई प्रायद्वीप पूर्वी एशिया में स्थित हैं, जिनके जो है वो 3 तरह समुद्र, यानी कि पूर्व में जापान सागर तीनों तरफ यानी कि पूर्व में जापान सागर, पश्चिम में पीला सागर, वहीं दक्षिण में कोरियाई जलडमरू मध्य है। यह भौगोलिक स्थिति इसे समुद्री सुरक्षा और नौसेना शक्ति के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। वही बात करें समुद्री सुरक्षा के बारे में तो दक्षिण कोरिया एक प्रायद्वीपीय द्वीप है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए नौसेना क्षमता विशेषकर पनडुब्बियों की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो जाती है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां भले ही वे परमाणु हथियार न ले जाएं, डीजल पनडुब्बियों की तुलना में लंबी दूरी तक और अधिक समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं, जो समुद्री निगरानी और बचाव क्षमता को काफी बढ़ाती हैं। बात करें क्षेत्रीय शक्तियों के बीच यानी कि क्षेत्रीय शक्तियों के बीच स्थिति के बारे में तो कोरियाई प्रायद्वीप उत्तर में चीन और रूस, वहीं दक्षिण पूर्व में जापान जैसी प्रमुख शक्तियों के बीच स्थित है। यह रणनीतिक स्थान इसे वैश्विक शक्तियों के लिए एक प्रमुख भू राजनीतिक केंद्र बनाता है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच यह समझौता क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसेना शक्ति को मुकाबला करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। बात करें सीमा और सुरक्षाओं के बारे में तो विभाजित प्रायद्वीप यानी कि उत्तर और दक्षिण कोरिया 38वें समानांतर उत्तर के पास है। अत्यधिक सैन्यीकृत सीमा जिसे
विसैन्यीकृत क्षेत्र यानी कि DMZ कहा जाता है द्वारा अलग होते हैं। यह भौगोलिक विभाजन दोनों देशों के बीच निरंतर तनाव और सुरक्षा चिंताओं का मुख्य कारण है। सैन्यीकरण की बात करें तो उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और दोनों देशों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण यह क्षेत्र अत्यधिक सैन्यीकृत बना हुआ है। दक्षिण कोरिया का परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम इस भौगोलिक तनाव का सीधा परिणाम है, जिसका उद्देश्य उत्तर कोरिया से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करना है। अगर हम भू राजनीतिक जो संबंध जो इस प्रभाव हैं उनके बारे में अगर स्पष्ट जो प्रतिक्रिया है वो दें तो दक्षिण कोरिया की अनूठी भौगोलिक स्थिति एक विभाजित प्रायद्वीपीय जिसके चारों ओर प्रमुख समुद्री मार्ग और क्षेत्रीय शक्तियां हैं, सीधे तौर पर अमेरिका के साथ इस नए नौसेना समझौते की आवश्यकता और प्रभाव को निर्धारित करती है। अब बात करें राजनीतिक जुड़ाव के बारे में कि ये जो खबर है वो राजनीतिक हिस्से से किस प्रकार जुड़ी हुई है, तो जिसमें घरेलू राजनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक भू राजनीति इसमें शामिल है। जैसे कि क्षेत्रीय सुरक्षा पर अगर प्रभाव की बात करें जिसमें कि सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना, इस तरह के समझौते किसी देश की सैन्य शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं, जिससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। प्रतिरोध को मजबूत करने की बात करें तो उन्नत रक्षा संपत्ति को अधिकृत संभावित विरोधियों के लिए एक मजबूत प्रतिरोध के रूप में कार्य कर सकता है। सहयोगी गठबंधन की बात करें तो ये समझौते अक्सर देशों के बीच गहरे सुरक्षा सहयोग और गठबंधन का संकेत देते हैं। बात करें वैश्विक भू राजनीतिक निहितार्थ के बारे में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो प्रमुख सैन्य सौदे देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और जो कूटनीति को प्रभावित कर सकते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता की बात करें तो इस तरह की घटनाओं का किसी क्षेत्र की समग्र स्थिरता पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। बात करें अन्य राष्ट्रों पर प्रभाव के बारे में तो एक देश की बढ़ती सैन्य क्षमताएं पड़ोसी देशों और वैश्विक शक्तियों की नीतियों और कार्रवाइयों को प्रभावित कर सकती है। अब बात करें घरेलू राजनीतिक पहलुओं के बारे में कि ये जो न्यूज़ है वो किस प्रकार घरेलू राजनीतिक प्रभावों से जुड़ी हुई है, पहलुओं से जुड़ी हुई है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो सरकारें अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और अपने नागरिकों की रक्षा करने की अपनी क्षमताएं प्रदर्शित करने के लिए ऐसे समझौतों का उपयोग करती है। रक्षा खर्चों की बात करें तो प्रमुख सैन्य अधिग्रहण के लिए महत्वपूर्ण सरकारी खर्च की आवश्यकता होती है, जो घरेलू बजटीय बहस और प्राथमिकताओं का विषय बन सकता है। जनता की राय की बात करें तो सरकार के कार्यों और देश की रक्षा मुद्रा के बारे में जनता की राय ऐसे समझौतों से प्रभावित हो सकती है। यह खबर जटिल राजनीतिक गतिशीलता का एक उदाहरण है, जहां सैन्य निर्णय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और घरेलू राजनीतिक विचारों से गहराई से जुड़े होते हैं। अब बात करें दक्षिण कोरिया पर टैरिफ में कमी के बारे में, तो यूएस द्वारा दक्षिण कोरिया पर जो टैरिफ है उसमें कमी की गई है। कैसे की गई है, क्यों की गई है, ये हम देखते हैं। तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में एक व्यापार समझौता किया है, जिसके तहत अमेरिका ने दक्षिण कोरियाई सामानों, मुख्य रूप से कारों और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ आयात शुल्क को 25% से घटाकर 15% कर दिया है। इस समझौते से मुख्य बिंदु जो जुड़े हुए हैं उनकी बात करें तो टैरिफ में कमी। अमेरिका ने जुलाई 2025 में दक्षिण कोरियाई सामानों पर 25% का टैरिफ लगाया था। नए समझौते में यह दर घटाकर 15% कर दी गई है। निवेश अगर प्रतिबद्धता की बात करें तो बदले में उन्होंने दक्षिण कोरिया ने अमेरिका में कुल $350 बिलियन, लगभग 29 लाख करोड़ का निवेश करेगा। इसमें $200 बिलियन सीधा नगद निवेश और $150 बिलियन निवेश जहाज निर्माण क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से किया जाएगा। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो
इस समझौते में सेमीकंडक्टर टैरिफ पर भी बेहतर शर्तें शामिल हैं और दोनों देश परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बियों के निर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई के क्षेत्र में भी सहयोग करेंगे। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने और उनके आर्थिक व सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। परमाणु पनडुब्बी अगर विशेषताओं की बात करें कि ये जो परमाणु पनडुब्बी है इसकी विशेषता क्या है, तो परमाणु पनडुब्बी की मुख्य खासियत उन्हें पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों से कई अधिक सक्षम बनाती है। ये विशेषताएं उन्हें आधुनिक नौसेना की एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाती हैं। इसके बारे में चर्चा करें तो लगभग असीमित धीरज और रेंज यानी कि एंड्योरेंस एंड रेंज, इसमें के ईंधन की आवश्यकता नहीं है। परमाणु पनडुब्बियां परमाणु रिएक्टरों से चलती हैं जिन्हें दशकों तक ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं होती। लंबे समय तक डूबे रहने की बात करें तो उन्हें हवा लेने या बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह पर आने की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि डीजल पनडुब्बियों को करना पड़ता है। मिशन की अवधि की बात करें तो उनकी समुद्री यात्रा की एकमात्र सीमा चालक दल के लिए भोजन और आपूर्ति की उपलब्धता होती है जो महीनों तक चल सकती है। अगर इस पनडुब्बी की गति की बात करें तो इसकी उच्च गति है। जैसे परमाणु रिएक्टर द्वारा उत्पन्न भारी मात्रा में ऊर्जा इन पनडुब्बियों को लंबे समय तक बहुत तेज गति से चलने की अनुमति देती है, खासकर पानी के अंदर। यानी कि ये पनडुब्बियां पानी के अंदर समुद्र में भीतर तेज गति से चल सकती हैं। चुपके से क्षमता की बात करें यानी कि चुपके से हम जो वार है या जो समुद्र में अगर हम कोई वॉर लड़ते हैं उसमें चुपके से हम वार कैसे कर सकते हैं, तो इसका पता लगाना मुश्किल है। यानी कि ये जो पनडुब्बी है इसका मुश्किल है, जो पता लगाना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। ये पनडुब्बियां चुपचाप चल सकती हैं और सतह पर आने की आवश्यकता न होने के कारण दुश्मन के लिए उनका पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। गुप्त संचालन की बात करें तो यह उन्हें बिना पता चले दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुसपैठ करने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने या हमले करने की क्षमता बनाता है। अब हम बात करें इसकी बहुमुखी प्रतिभा और हथियार के बारे में यानी कि वर्सेटिलिटी एंड वेपनरी के बारे में। तो विभिन्न मिशन, इन पनडुब्बियों को विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है जिनमें दुश्मनों के जहाज़ों और पनडुब्बियों पर हमला करना यानी कि अटैक सबमरीन और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल ले जाना यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन शामिल है। शक्तिशाली हथियार की बात करें तो ये टॉर्पीडो क्रूज मिसाइलें और कुछ मामलों में परमाणु मिसाइलों का एक बड़ा शस्त्रागार ले जा सकती हैं जिससे वे हजारों मील दूर के लक्ष्यों पर सटीक हमला करने में सक्षम होती हैं। आत्मनिर्भरता की बात करें यानी कि सेल्फ सफिशिएंटी यानी कि स्वयं का ऑक्सीजन और पानी, तो परमाणु रिएक्टर सिस्टम पनडुब्बी के भीतर समुद्री जल को पीने योग्य ताजे पानी में बदल सकते हैं और ऑक्सीजन भी उत्पन्न कर सकते हैं जिससे चालक दल के लिए लंबे समय तक पानी के नीचे रहना संभव होता है। कुल मिलाकर इन पनडुब्बियों के बारे में बात करें तो परमाणु पनडुब्बियां गति, धीरज और चुपके की क्षमताओं का एक अद्वितीय संयोजन प्रदान करती है जो उन्हें आधुनिक नौसेना युद्ध में एक शक्तिशाली रणनीतिक संपत्ति बनाती है। अब हम बात करें दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया से निपटने के लिए पनडुब्बियां क्यों चाहता है। यानी कि दक्षिण कोरिया जो है वो उत्तर कोरिया से लड़ने या निपटने के लिए परमाणु पनडुब्बियां क्यों चाहता है, इसके क्या कारण है। तो ये दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया से निपटने के लिए परमाणु पनडुब्बी चाहता है क्योंकि पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में बेहतर पता लगाने और प्रतिरोध क्षमता प्रदान करती है। जैसे प्रमुख कारणों की बात करें तो उत्तर कोरियाई खतरा, उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम विकसित किए हैं और मार्च 2025 में उनसे
अपनी खुद की परमाणु संचालित पनडुब्बी बनाने की योजना का भी खुलासा किया था। दक्षिण कोरिया इस खतरे का मुकाबला करने के लिए अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है। बेहतर संचालन क्षमता की बात करें तो दक्षिण कोरियाई अधिकारियों का मानना है कि उनकी मौजूदा डीजल पनडुब्बियां उत्तर कोरियाई पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए पर्याप्त नहीं है। परमाणु पनडुब्बियां अधिक समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं और सतह पर आए बिना लंबी दूरी तय कर सकती हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना या पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। रणनीतिक अगर संपत्ति की बात करें तो रक्षा मंत्री अहन ग्यू बैंक ने कहा कि परमाणु पनडुब्बियां दक्षिण कोरिया की रक्षा क्षमताओं में एक बड़ा उछाल लाएंगी और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की नींद उड़ा देंगी। ये पनडुब्बियां सियोल की 3 एक्सिस सिस्टम रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3 एक्सिस सिस्टम की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही पता लगाना और उन्हें नष्ट करना है। सैन्य संतुलन की बात करें तो परमाणु पनडुब्बियों के अधिग्रहण से पूर्वी एशिया में चल रही हथियारों की दौड़ में दक्षिण कोरिया को गति बनाए रखने में मदद मिलेगी और चीन की बढ़ती नौसेना शक्ति का मुकाबला करने में अमेरिकी नौसेना की भी मदद हो सकेगी। इसमें एक बात रह गई कि ये पनडुब्बियां कौन कौन से देशों के पास हैं। सॉरी, मैं भूल गई थी। इस मतलब ये जो पनडुब्बियां हैं, परमाणु पनडुब्बियां, ये कौन कौन से देशों के पास हैं। तो वर्तमान में केवल 6 देशों के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं, यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। ये जो पनडुब्बियां हैं ये केवल 6 देशों के पास है। इनमें अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और भारत जैसे देश शामिल हैं। इनमें से अमेरिका, यूके और फ्रांस के पास सभी परमाणु संचालित पनडुब्बी बल है। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत 2009 में लॉन्च की। कुछ अन्य देश जैसे ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया भी परमाणु संचालित पनडुब्बी बनाने की परियोजना पर काम कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया, जैसा कि पिछली खबरों में बताया गया था, अमेरिका की मदद से ऐसी पनडुब्बियां बनाने की ओर कदम बढ़ा रहा है। इसी खबर के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करें उत्तर कोरिया चीन और रूस को नहीं भाया यह समझौता, यानी कि US और उत्तर कोरिया का जो समझौता है वो चीन को, रूस को और जो उत्तर कोरिया है इसको नहीं भाया। क्यों नहीं भाया? क्योंकि यह सौदा अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया को परमाणु पनडुब्बी बनाने में मदद करना निश्चित रूप से बुरा लग सकता है और वे इसे नकारात्मक रूप से भी देखेंगे। सबसे पहले उत्तर कोरिया की अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो उसे सीधा खतरा महसूस हो रहा है। यह सौदा सीधे तौर पर उत्तर कोरिया के सुरक्षा हितों के खिलाफ है। दक्षिण कोरियाई मंत्री ने स्वयं कहा था कि यह कदम किम जोंग उन की नींद उड़ा देगा। सैन्य असंतुलन की बात करें तो परमाणु पनडुब्बियों के आने से दोनों कोरियाई देशों के बीच सैन्य शक्ति का संतुलन दक्षिण कोरिया के पक्ष में बहुत झुक जाएगा, जिससे उत्तर कोरिया की प्रतिरोध क्षमता कमजोर होगी। हथियारों की अगर दौड़ की बात करें तो यह कदम कोरियाई प्रायद्वीप में हथियारों की एक नई दौड़ को बढ़ावा दे सकता है, जिससे तनाव और बढ़ेगा। अब बात करें चीन की प्रतिक्रिया की, यानी कि इस डील पर चीन की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो उसको क्षेत्रीय प्रभुत्व की चुनौती हो सकती है। तो चीन पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना नौसेना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। अमेरिका दक्षिण कोरिया का यह सहयोग चीन की बढ़ती नौसेना शक्ति का मुकाबला करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका का प्रभाव की बात करें, अमेरिका के प्रभाव की, तो चीन इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति और प्रभाव को कम करना चाहता है। यह समझौता अमेरिका के प्रभाव को मजबूत करता है। गठबंधन और विस्तार की बात करें तो यह सौदा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके के US यानी कि ऑकस जैसे अन्य पश्चिमी गठबंधनों के समान है, जिन्हें चीन अपने प्रभाव के लिए खतरे के रूप में देखता है।
अब बात करें रूस की प्रतिक्रिया के बारे में। तो सुरक्षा चिंताएं। रूस अपनी सुदूर पूर्व की सीमाओं के पास अमेरिकी समर्थित सैन्य उपस्थिति बढ़ने को लेकर चिंतित होगा। भू राजनीतिक विरोध की बात करें तो रूस आमतौर पर उन सभी अमेरिकी सैन्य पहलुओं को विरोध करता है जिन्हें वह अपने या अपने सहयोगियों जैसे कि उत्तर कोरिया या चीन के प्रभाव के क्षेत्र के लिए खतरा मानता है। क्षेत्रीय स्थिरता की बात करें तो रूस का तर्क हो सकता है कि इस तरह के कदम क्षेत्रीय स्थिरता को अस्थिर करते हैं और तनाव बढ़ाते हैं। यह सौदा एक प्रमुख भू राजनीतिक घटना है जो मौजूदा शक्ति संतुलन को बदलती है और इसलिए यह स्वाभाविक है कि उत्तर कोरिया, चीन और रूस इसे अपने लिए खतरा जो है स्वाभाविक रूप से खतरा और सुरक्षा वहीं क्षेत्रीय हितों के लिए चुनौती के रूप में देखते हैं। अब बात करें ईंधन की आपूर्ति और परमाणु अप्रवास संधि की चुनौतियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ईंधन की निर्भरता के बारे में। तो दक्षिण कोरिया वर्तमान में शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते के तहत अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर है, जो उसे यूरेनियम संवर्धन या रिप्रोसेसिंग की क्षमता को सीमित करता है। समझौते के मुख्य भाग की बात करें तो इस सौदे का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अमेरिका दक्षिण कोरिया की पनडुब्बी के लिए आवश्यक परमाणु ईंधन हासिल करने में सहयोग करने पर सहमत हुआ है। एनपीटी प्रभाव की बात करें तो यह सौदा परमाणु अप्रवास संधि यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी के संदर्भ में जटिलताएं पैदा करता है। हालांकि ये पनडुब्बियां परमाणु हथियार नहीं ले जाएंगी, लेकिन परमाणु सामग्री और तकनीकी का हस्तांतरण हमेशा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA और एनपीटी के दायरे में आता है, जिससे संबंधित अन्य देशों विशेषकर चीन की चिंताएं बढ़ सकती हैं। निर्माण और स्थान समय सीमा रेखा की बात करें तो निर्माण का स्थान, इस बात पर अभी भी चर्चा चल रही है कि पनडुब्बियां कहां बनाई जाएंगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सुझाव दिया था कि वे फिलाडेल्फिया अमेरिका में बनाई जाएंगी, लेकिन दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने जोर दिया कि वे घरेलू स्तर पर ही बनाना चाहिए। समय रेखा की बात करें तो दक्षिण कोरिया का लक्ष्य है कि अगर ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है तो वे 2020 के दशक के अंत तक निर्माण शुरू कर सकते हैं और 2030 के दशक के मध्य से अंत तक पहली पनडुब्बी लॉन्च करने की उम्मीद है। व्यापक और आर्थिक रक्षा सहयोग की बात करें, जिसमें कि व्यापार और निवेश की, तो जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, यह सौदा केवल पनडुब्बियों के बारे में नहीं है, यह एक बड़े आर्थिक पैकेज का हिस्सा है जिसमें अमेरिका द्वारा टैरिफ में कमी और दक्षिण कोरिया द्वारा अमेरिका में $350 बिलियन तक के भारी निवेश की प्रतिबद्धता शामिल है। शिप बिल्डिंग सहयोग की बात करें तो दोनों देश अमेरिकी शिपयार्ड में श्रम की कमी और उत्पादन बाधाओं को दूर करने के लिए जहाज निर्माण क्षमताओं पर भी सहयोग करेंगे, जिसमें अमेरिकी जहाज़ों का निर्माण दक्षिण कोरिया में भी शामिल हो सकता है। अब बात करेंगे इस डील के शक्ति संतुलन के बारे में। तो यह डील वैश्विक भू राजनीति में शक्ति संतुलन को कई महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित करती है। किस तरह प्रभावित करती है, आइए बात करते हैं। तो इंडो पैसिफिक में चीन का मुकाबला, जिसमें चीन के प्रभुत्व को चुनौती जो है वो दी जा सकती है। जैसे चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना नौसेना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। यह डील अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह अपने सहयोगियों यानी कि दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके को उन्नत सैन्य क्षमताएं प्रदान करके चीन के क्षेत्रीय प्रभुत्व को संतुलित करना चाहता है। अब हम बात करें सैन्य घेराबंदी की, तो अमेरिका प्रभावी रूप से चीन के चारों ओर सहयोगियों का एक मजबूत सैन्य घेरा बना रहा है, जिससे चीन की नौसेना पहुंच सीमित होती है।
अब बात करें क्षेत्रीय हथियारों की दौड़ को बढ़ावा, तो यह डील क्षेत्रीय हथियारों की जो दौड़ है उसको बढ़ावा दे सकती है, जैसे कि तनाव में वृद्धि। दक्षिण कोरिया की परमाणु पनडुब्बियां की जो क्षमता है वो निश्चित रूप से चीन और उत्तर कोरिया को अपनी अपनी नौसेनाओं को और आधुनिक बनाने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे कि क्षेत्रों में जो हथियारों की दौड़ है उसमें तेजी जो है वो हो सकती है। सुरक्षा दुविधा की बात करें तो जो कदम दक्षिण कोरिया अपनी रक्षा के लिए उठा रहा है वही कदम पड़ोसियों के लिए सुरक्षा चिंता पैदा करते हैं। जैसे प्रतिक्रिया में सैन्य निर्माण होता है, जैसे कि सुरक्षा दुविधा का क्लासिक मामला। अब हम बात करें अमेरिकी गठबंधन प्रणाली को मजबूती, अमेरिकी गठबंधन प्रणाली की मजबूती के बारे में। तो गठबंधन का विस्तार, AU के US समझौते के बाद दक्षिण कोरिया के साथ यह नया समझौता दर्शाता है कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ गहरे रक्षा संबंध बना रहा है, जो नाटो से परे वैश्विक स्तर पर अमेरिकी नेतृत्व को मजबूत करता है। तकनीकी सहयोग की बात करें तो यह डील दर्शाती है कि अमेरिका अपनी सहयोगियों के साथ संवेदनशील परमाणु तकनीक साझा करने के लिए तैयार है, जिससे गठबंधन की मजबूती का संकेत मिलता है। बात करें NPT और वैश्विक मापदंडों पर प्रभाव के बारे में, तो परमाणु अप्रवास की चिंता। हालांकि ये पनडुब्बियां परमाणु हथियार नहीं ले जाएंगी, परमाणु सामग्रियां, संवर्धित यूरेनियम का हस्तांतरण परमाणु अप्रवास संधि NPT के ढांचे के भीतर जटिल प्रश्न खड़े करता है, जिससे कि भविष्य में अन्य देशों द्वारा इसी तरह की तकनीकी की मांग करने का जो द्वार है वो खुल सकता है। ट्रेड डील के बाद रणनीतिक कदम, तो यह समझौता पिछले महीने हुए अमेरिकी दक्षिण कोरियाई ट्रेड डील के बाद आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया पर लगाए गए 25% टैरिफ को घटाकर 15% कर दिया और बदले में दक्षिण कोरिया ने अमेरिका में 350 बिलियन अरब डॉलर का निवेश करने का जो वादा है वो किया है। उत्तर कोरिया में बढ़ती धमकी के बीच जरूरी कदम, यह उत्तर कोरिया का बढ़ता जो दबाव था, जो धमकी थी, उसके परिणाम स्वरूप दक्षिण कोरिया ने यह कदम उठाया है। उत्तर कोरिया ने मार्च 2025 में अपनी परमाणु पनडुब्बियों की तस्वीर जारी की थी। माना जा रहा है कि रूस इसमें मदद कर रहा है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली ई म्यूंग ने एपिक यानी कि APC सम्मेलन में कहा कि उन्हें उत्तर कोरिया के खतरों का सामना करने के लिए न्यूक्लियर पनडुब्बियों की जरूरत है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन यू बैंक ने कहा कि ये पनडुब्बियां हमारे देश के लिए गौरव होंगी और उत्तर कोरिया के लिए चिंता का कारण बनेंगी। अमेरिका को भी मिलेगा इससे फायदा। तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका दक्षिण कोरिया की मदद से उत्तर कोरिया और चीन पर क्षेत्रीय दबाव बढ़ा सकेगा। यह समझौता दोनों क्षेत्रों के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। ट्रंप ने कहा कि पनडुब्बियां फिलाडेल्फिया में बनेंगी, लेकिन दक्षिण कोरिया चाहता है कि निर्माण उनके देश में हो, क्योंकि फिलाडेल्फिया शिपयार्ड पर्याप्त क्षमता नहीं रखता। प्रधानमंत्री किम मिंग सॉन्ग ने कहा, यह शिपयार्ड इस स्तर की पनडुब्बी बनाने में सक्षम नहीं है। अब दोनों देशों का परमाणु ईंधन की आपूर्ति और तकनीकी समझौतों को अपडेट करना होगा। इस डील से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले देश, तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले देशों में दक्षिण कोरिया शामिल है। जैसे कि दक्षिण कोरिया पर सकारात्मक जो प्रभाव है वो पड़ेंगे और आर्थिक प्रभाव भी पड़ेंगे। दक्षिण कोरिया को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमता में भारी वृद्धि मिलेगी। परमाणु पनडुब्बियां उन्हें उत्तर कोरिया के मिसाइल खतरों का बेहतर ढंग से पता लगाने और उन्हें रोकने में मदद करेगी। वहीं दक्षिण कोरिया के आर्थिक लाभ की बात करें तो अमेरिका के साथ व्यापार, टैरिफ में कमी और भारी निवेश प्रतिबद्धता के माध्यम से आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। अमेरिका की बात करें तो सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि वो ऑफकोर्स वो खुद ही जो डील है वो कर रहा है, तो उसे तो सकारात्मक प्रभाव होंगे ही।
अमेरिका दक्षिण कोरिया गठबंधन मजबूत होगा। यह सौदा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसेना शक्ति का मुकाबला करने और इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। प्रमुख विरोधी देश जिसमें कि उत्तर कोरिया शामिल है। उत्तर कोरिया पे नकारात्मक जो प्रभाव है वो पड़ेंगे। यह डील उत्तर कोरिया के लिए एक सीधा और महत्वपूर्ण सुरक्षा खतरा है। इससे सैन्य संतुलन दक्षिण कोरिया के पक्ष में झुक जाएगा, जिससे उत्तर कोरिया अपनी सुरक्षा को लेकर और अधिक चिंतित होगा। यह प्रतिक्रिया में तनाव बढ़ा सकता है या अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ाने पर जोर दे सकता है। चीन की बात करें तो चीन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, जैसे कि चीन इस सौदे को अपनी क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए एक चुनौती के रूप में देखता है। यह अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र में चीन की प्रभाव को कम करने के प्रयास के रूप में माना जाता है और आकाश यानी कि AUKUS जैसे अन्य गठबंधनों के विस्तार का संकेत देता है, जो चीन के लिए चिंताजनक है। रूस की बात करें, रसिया की, तो इस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। रूस अपनी सीमाओं के पास अमेरिकी समर्थित सैन्य उपस्थिति बढ़ने को लेकर सुरक्षा चिंताएं व्यक्त कर सकता है। वह इस कदम को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अस्थिर करने वाला मान सकता है और वैश्विक स्तर पर अमेरिकी सैन्य पहलुओं का विरोध करेगा। अन्य प्रभावित देश की बात करें जिनमें जापान शामिल है। जापान को सुरक्षा प्रभाव पड़ेंगे। जापान इस सौदे को पूरी एशिया में स्थिरता के लिए सकारात्मक रूप से देख सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया और चीन दोनों में उत्पन्न होने वाले खतरों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध क्षमता प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया, अगर यूके की बात करें तो समानता और समन्वय आकाश समझौते के हिस्से के रूप में ये देश दक्षिण कोरिया अमेरिका सौदे को एक समान रणनीति के हिस्से के रूप में देखेंगे, जो चीन का मुकाबला करने के लिए इंडो पैसिफिक में सहयोगियों की परमाणु संचालित क्षमताओं को बढ़ा रहा है। अब हम बात करेंगे अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संबंधों के बारे में, यानी कि इन दोनों के संबंध जो वर्तमान में कैसे हैं। तो इन दोनों के बीच समझौते हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों के जो संबंध हैं वो बेहतर ही होंगे। कैसे कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच संबंध बेहद मजबूत रणनीतिक और आर्थिक समझौते पर आधारित है। हाल ही में समझौतों ने इस रिश्ते को और गहरा किया है, विशेषकर सुरक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में। व्यापक सुरक्षा सहयोग की बात करें तो दोनों देश एक दूसरे के महत्वपूर्ण सुरक्षा सहयोगी हैं। उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को मद्देनजर रखते हुए सैन्य गठबंधन केंद्रीय बना हुआ है। हाल ही में हुए समझौते के तहत अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियां न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाने की अनुमति दी है और इसके लिए ईंधन व तकनीकी सहयोग भी प्रदान करेगा। सक्रिय व्यापार और निवेश की बात करें तो हाल ही में दोनों देशों ने व्यापार और निवेश से जुड़े तनावों को कम करने के लिए एक आर्थिक समझौता किया है, जो हम पढ़ चुके हैं। इसके तहत दक्षिण कोरिया अमेरिका के जहाज निर्माण और अन्य उद्योगों में $350 अरब का निवेश करेगा और बदले में दक्षिण कोरियाई उत्पादों पर अमेरिकी आयात शुल्क को 25 से घटाकर 15% कर दिया गया है। उच्च स्तरीय वार्ता की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग के बीच हाल ही में अक्टूबर 2025 में हुई शिखर बैठकों ने संकेत दिया है कि दोनों नेताओं के बीच बहुत बड़े कामकाजी संबंध हैं। प्रौद्योगिकी समझौते की बात करें तो दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नई साझेदारी स्थापित कर रहे हैं, जो भविष्य के सहयोग के लिए नए रास्ते खोलती है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर कोरिया और अमेरिका की डील से क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो क्षेत्रीय और सुरक्षा प्रभावों में शामिल है उत्तर कोरिया के लिए चुनौती। परमाणु संचालित पनडुब्बी बनाने की दक्षिण कोरिया की क्षमता उत्तर कोरिया के लिए गंभीर चुनौती है। यह उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रमों को मुकाबला करने के लिए दक्षिण कोरिया को एक मजबूत रक्षात्मक शक्ति प्रदान करता है। इससे कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव और बढ़ सकता है।
चीन के लिए चिंता की बात करें तो चीन इस समझौते को अमेरिका द्वारा क्षेत्र में अपना सैन्य प्रभाव बढ़ाने की कोशिश के रूप में देख सकता है। चीन ने पहले भी पनडुब्बी तकनीक साझा करने के समझौते जैसे कि ऑक्स समझौते पर आपत्ति जताई है, क्योंकि वह इसे परमाणु अप्रवास संधि के खिलाफ मानता है। चीन ने दक्षिण कोरिया से सभी पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर विवेकपूर्ण ढंग से काम करने का आग्रह किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में असर की बात करें तो यह समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र में भू राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी नौसेना के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि दक्षिण कोरिया की परमाणु पनडुब्बियां चीन की आक्रामकता को रोकने में मदद करेंगी और क्षेत्र में सहयोगियों के परमाणु सहयोग को मजबूत करेंगी। बात करें आर्थिक प्रभावों की, जिसमें व्यापार संतुलन और अन्य देशों पर प्रभाव शामिल है। व्यापार संतुलन की बात करें तो दक्षिण कोरियाई उत्पादों पर अमेरिकी आयात शुल्क में कमी है और अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार बढ़ेगा। यह सौदा दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में एक बेहतर स्थिति बनाएगा। अन्य देशों पर प्रभाव की बात करें तो इस समझौते के तहत दक्षिण कोरियाई उत्पादों को कम शुल्क का लाभ मिलेगा, जिससे वे जापान और यूरेशियाई संघ जैसे अन्य देशों के मुकाबले बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। अमेरिका ने कहा कि वह ताइवान जैसे प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के तुलना में दक्षिण कोरिया को सेमीकंडक्टर टैरिफ के मामले में कम अनुकूल शर्तों के पेशकश नहीं करेगा। तकनीकी और रणनीतिक प्रभाव की बात करें तो जिसमें तकनीकी प्रसार शामिल है। अमेरिका द्वारा अपनी गोपनीय परमाणु पनडुब्बी तकनीक साझा करने का निर्णय एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। यह भविष्य में अन्य सहयोगी देशों के साथ ऐसी तकनीक साझा करने का मार्गदर्शन प्रशस्त करता है, जैसा कि ऑकस समझौते में देखा गया है। जापान की प्रतिक्रिया की बात करें तो इस समझौते को देखते हुए जापान अपनी रक्षात्मक रुख पर विचार कर सकता है। जापान के रक्षा मंत्री ने पहले ही कहा कि देश को यह बहस करने की जरूरत है कि क्या डिजिटल पनडुब्बियों पर टिके रहना चाहिए या परमाणु संचालित पनडुब्बियों का विकल्प चुनना चाहिए। कुल मिलाकर इस समझौते का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर चीन और उत्तर कोरिया के संबंधों में काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा।